हम लाहौर के एक कदीमी मोहल्ले में रहा करते थे। यहाँ मकानात पुरानी तर्ज के बने हुए थे। बंटवारे से कबल इनमें सगे भाई और करीबी रिश्तेदार रहते थे, लेकिन तकसीम बरसगीर के बाद ये लोग भारत कूच कर गए। जो मकान हमको अलाट हुआ वो किसी हिंदू ताजर राजन का था, जो इसके बाप ने बनवाया था। ये एक कुशादा और मजबूत इमारत थी। साथ ही राजन के चचाजाद भाइयों के भी घर थे, जिनकी छतें आपस में जुड़ी हुई थीं। गोया इस मोहल्ले में हिंदू बिरादरी रिहाइश पजीर थी। राजन के दो ही बेटे थे, मोतीलाल और रामलाल। जब ये जवान हुए और शादियां हो गईं, तो राजन ने अपने मकान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ताकि इसके दोनों बेटे अलग-अलग घरों में सुकून से रहें। कुछ ही सालों बाद बरसगीर का बंटवारा हो गया। ये लोग और इनके तमाम रिश्तेदार इलाका खाली करके इंडिया जा बसे। राजन का आधा मकान यानी हमारे बराबर वाला पोर्शन क्लेम में एक बूढ़े शख्स को अलाट हुआ था, जिसका एक ही बेटा था, जो हिजरत के सफर में फसादात की नजर हो गया। अब इस जोड़े की कोई औलाद न थी, लिहाजा खाली मकान में इनका दिल ना लगा तो वो अपनी शादीशुदा बहन के घर रहने चले गए। अरसे तक इनका मकान वैरान रहा। बिल आखिर 5 बरस बाद वहाँ किराएदार आ गए और वीरान घर आबाद हो गया। जिस शख्स ने ये घर किराए पर लिया उसका नाम रोशन खान था, और खुश आइंद बात ये थी कि इसका बेटा इकबाल बड़ा खूबरो और सजीला था। उसने आते ही इलाके के लड़कों को अपना गुरीदा बना लिया और मोहल्ले भर में मकबूल हो गया। जो लड़का मोहल्ले में मकबूल हो, लड़कियों का भी पसंदीदा होता है। इकबाल भी मोहल्ले की बहुत सी लड़कियों के दिलों में बस गया। वो उसकी एक झलक देखने को अपने घरों की खिड़कियों से झांका करती थी। इन्हीं में एक मैं भी थी। इसकी वजह ये थी कि इकबाल बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मेरे भाई को भी क्रिकेट खेलने का शौक था। हमारे घरों के सामने एक बड़ा सा खाली मैदान था, जहाँ ये लोग क्रिकेट खेला करते और इनके टूर्नामेंट होते थे। यहीं से इकबाल और मेरे भाई जफर की दोस्ती हो गई। राजन का घर चूंकि 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, लिहाजा जीना दूसरे पोर्शन में था। इस पर उतरने चढ़ने वाले बासी हमारे घर में झांक सकते थे। जब से ये लोग आए थे, अम्मी एक बार ही इनके घर गई थी। मेरा बड़ा जी करता ताकि इनके घर जाऊं और इकबाल को देखूं, जिसका जिक्र भाई अक्सर अम्मा से करते कि बड़ा जीदार लड़का है, बहुत अच्छा खेलता है। मुझको उसके साथ खेलने से लुत्फ आता है। बावजूद कहने के अम्मा मुझे लेकर ना गईं। मैं अकेली खुद से जा नहीं सकती थी। इकबाल की एक ही बहन थी जो लंदन में रहा करती थी। वो जब जीने से अपनी छत पर जाता, सर को जरा झुका लेता ताकि जीना तय करते हुए उसकी नज़र हमारे घर में न पड़े। ताहम उसके कदमों की आहट और सर के थोड़े झुकाव से उसके बाल मुझे दिखाई दे जाते थे। एक रोज़ मैं आंगन में बैठी सब्जी बना रही थी कि कदमों की आहट सुनाई दी। समझ गई ये इकबाल ही है जो अपनी छत पर जा रहा है। तभी मेरे मन में शरारत कूदी और मैंने पास पड़ी गड़बी को फर्श पर गिरा दिया। आवाज़ धमाकेदार थी। ये मेरा हरबा कामयाब रहा। इकबाल के कदम रुक गए। उसने अपना झुका हुआ सर ऊंचा किया और हमारे आंगन में देखा। सामने तख्त पोश पर मैं बैठी थी। मैंने भी उसे देख लिया। वो बेहद खूबसूरत था। सुर्ख सफेद रंगत और गहरी सियाह आंखें। लम्हे भर को रुका रहा और मुझे महवियत से देखा। तभी मैं शर्मा गई और आंचल से अपना चेहरा ढांप लिया। उस रोज अम्मा घर पर ना थी, कोई भी नहीं था और मेरी जिंदगी में वो सुनहरी लम्हा आ गया जिसको मैंने अपनी याद के पल्लू से कसकर बांध लिया। शायद कि उसने भी इस लम्हे को अपने दिल में उतार लिया था। अब जब भी वो जीने पर आता, एक निगाह इधर जरूर डालता। मैं सामने होती तो उसके चेहरे पर खुशी के रंग बिखर जाते। मैं भी ज़ेरे लब मुस्कुरा देती और दुआ करती, आए काश यही बांका मेरा जीवन साथी हो जाए। एक दिन मैं और आतका आंगन में बैठे थे कि आहट सुनी।
फौरन उधर को निगाह उठी। मेरी सहेली बोली, खैरियत तो है? तेरे चेहरे पर क्यों गुलाब खिल गए हैं? मेरे चेहरे को ना देखो, उधर देखो जिधर मैं देख रही हूँ। मैंने दीवार से नजर हटाए बगैर कहा। उसने मुड़कर देखा, इकबाल मेरी तरफ देख रहा था। दूसरी लड़की को अपनी जानिब तकते पाकर वह तुरंत जीना उतर गया। तो ये बात है? अच्छा, तो कब से चल रहा है ये सिलसिला? कोई सिलसिला नहीं चल रहा, मैंने तो बस वैसे ही अचानक उधर देख लिया। झूठ ना बोल नबीला, ये तेरी पहली नजर का कमाल नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और तेरे चेहरे पर खुशी के गलाल, ये जरा परले दिनों की बात लगती है। अच्छा छोड़, जब की भी बात हो, ये बता तुझको कैसा लगा है ये? लाखों में एक सही, लेकिन तू खुद को संभाल ले। इस आग में कूदने से अच्छा है, वरना तेरा जल जाना यकीनी है। अरे इकबाल जैसे लड़के अपनी खूबसूरती के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ते। फिर ये तो है भी किराएदार, आज जहाँ है कल कहीं और चले जाएंगे ये लोग। तुम कहाँ इसको ढूंढती फिरोगे? जहाँ जाएगा मुझे भी साथ लेकर ही जाएगा। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। हालांकि इतनी बाशऊर थी कि दिल को अपने काबू में रखा हुआ था। जानती थी कि हम इतने अमीर नहीं जो दौलत की वजह से इज्जत हो। अबू कोई बड़े अफीसर या जमींदार ना थे, छोटी सी दुकान थी उनकी, जिसकी वजह से हम मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। इन दिनों मैट्रिक में थी, इम्तिहान दिया तो अबू ने कह दिया कि बस अब आगे नहीं पढ़ना, घर बैठो। छोटे बहन भाई स्कूल जाते थे, मैंने घरदारी संभाल ली और कॉलेज जाने का ख्याल तर्क कर दिया। सर्दियों के दिन थे, मैं आंगन में धूप में सेकने के बहाने कभी सब्जी काटने बैठ जाती और कभी बाल सुखाने। इकबाल का मामूल था कि वो किताबें लेकर छत पर चला जाता। मैं मुंतज़िर होती कि वो जीना चढ़ते हुए इधर देखे तो मेरे दिल में मुसर्रत की कलियां चटक जाएं। इन लोगों को हमारे पड़ोस में आए हुए साल गुजर चुका था, कभी उन्होंने शिकायत का मौका न दिया था। इकबाल भी यूं तो ठीक लड़का था, इसलिए मेरे वालिदैन ने इस पर कभी शक न किया। एक रोज उसने मुझे आंगन में अकेले पाकर इशारा किया कि 1 मिनट को छत पर आ जाओ। मैंने इनकार में सर हिलाया तो हाथ जोड़ने लगा, जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना हो। बताती चलूं कि मकान के बंटवारे में जीना और छत पर बने 2 कमरे तो इकबाल के घर की तरफ गए थे। हमारी तरफ छत पर कोई जीना ही नहीं था। वालिद साहब ने एक बांस की सीढ़ी ऊपर जाने के लिए लगवाई थी। ऊपर जाना शाज ही होता था। हमारी तरफ भी छत पर एक कमरा बना हुआ था, लेकिन वो खाली पड़ा रहता था। अम्मी खाला के घर और भाई बहन स्कूल गए हुए थे। अब्बा तो यूं भी सुबह सवेरे दुकान पर चले जाते थे। इकबाल के जुड़े हुए हाथों को देखकर उस रोज दिल काबू में ना रहा और मैं बांस वाली सीढ़ी से छत पर चली गई कि हमारी और उनकी छत तो एक ही थी। बस दरमियान में आड़ के लिए छोटी सी मुंडीर बनी हुई थी, जिसको बड़ी आसानी से पार किया जा सकता था। हिम्मत करके ऊपर चली गई, लेकिन अब दिल धड़ धड़ हो रहा था, जैसे पसलियों का पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। डरते कांपते मैंने अपनी छत से मुंडीर पार की। उसने कुछ बात कही, मेरे कानों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन मैं कहाँ उसकी बात सुन रही थी। अल्फाज मानी के बगैर कानों में जा रहे थे। हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। वो रोकता रह गया, मगर मैं न रुकी। तभी वो बोला, अब बांस की सीढ़ी से ना जाओ, गिर न जाओ कहीं, मेरे घर से चली जाओ, घर में कोई नहीं है। दौड़कर मैंने उसके घर का जीना पार किया और गली में आ गई। घर पहुंची तो लगता था जैसे किसी ने कुएं में लटका दिया था। सांस ही काबू में न आ रहा था। कितनी ही देर तक गुमसुम बैठी रही, यहाँ तक कि अम्मी लौटकर आ गईं। ये मेरी इकबाल से पहली मुलाकात थी। दूसरे रोज उसने फिर मुझे ऊपर आने का इशारा किया, मगर मैंने मना कर दिया। आज अम्मा घर पर थीं, हिम्मत ने साथ ना दिया। बांस की सीढ़ी से घर की छत पर जाना जुए शीर लाने से कम ना था।
रफ्ता रफ्ता हिम्मत बढ़ने लगी और खौफ घटने लगा। फिर वो मरहला आ गया कि जुनून सर पर सवार रहने लगा। डर खौफ से दीवाने आज़ाद हो गए। कभी वो मेरे घर की डेवड़ी में और कभी मैं उसकी छत पर। शायद ज़माना हमको देखता होगा, मगर हम तो यही समझते थे कि जैसे कोई भी हमको नहीं देख रहा। मैंने एक बात से साफ कह दिया, देखो मुझे धोखा मत देना। अगर मुझसे शादी का इरादा ना हो तो साफ बता देना। मुझे झूठी आस में ना रखना। मजबूर हो तो अभी बता दो, मैं अपने दिल को समझा लूँगी, वरना बेमौत मारी जाऊँगी। उसने कहा, नबीला धीरज रखो, मैं तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। मैं आधे रास्ते का मुसाफिर नहीं हूँ। जल्दबाजी में मुझसे दिल का रिश्ता ना तोड़ लेना। अच्छे इंसान मुश्किल से मिलते हैं। जल्दी में मुझसे मुंह फेर लिया तो उम्र भर का पछतावा झोली में भर लूंगी। फिर तुम मिल पाओगी और ना मुझसा कोई और साथी मिलेगा। जरा तुम सब्र करो, मेरे भाई की शादी होने वाली है, जिसमें शिरकत करने मेरी बहन लंदन से आएंगी। वो मेरा मसला हल कर देंगी। अभी घर में बात छेड़ी तो मामलात बिगड़ भी सकते हैं। अब मुझको और ज्यादा ना आजमाओ। इकबाल की इस तरह यकीन दहानी ने मुझको पुरसुकून कर दिया। अब मैं आने वाले अच्छे दिनों की आरज़ू में ख्वाबों के अंदर जी रही थी। इधर इकबाल रोज ही छत पर आने के लिए इसरार करता। कभी मौका मिल जाता और कभी इनकार कर देती थी। एक रोज बरसात हो रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी से मौसम बहुत प्यारा हो गया था। इकबाल के घर वाले शादी की शॉपिंग को गए हुए थे। वो जीने पर आया और मुझे इशारा किया। अम्मी किचन में थी, अपने आंगन की सीढ़ी से ना चढ़ सकती थी। नाराज होने लगा। उसने बुरी सी शक्ल बना ली थी। क्या करती, मैं भी मजबूर थी। इसके बाद उसने मुझसे नाता तोड़ लिया। जीने पर जाता भी तो हमारे आंगन की तरफ निगाह ना डालता। यूं ही हफ्ता गुजर गया। दिल की अजीब हालत हो गई। खतो किताबत का तो चक्कर ही ना चलाया था उसने कि हमसायों में उसकी इज्जत थी, इसलिए किसी को पैगाम रसाई के लिए भी ना भेजा। मैं बहुत परेशान थी। दिल बैठने लगा। गली में उसकी आवाज़ सुनकर डेवड़ी में जाकर दरवाजे से झांकती। वो फौरन रुख फेर लेता और वहाँ से चला जाता। मेरी तो बुरी हालत थी। उसकी बेरुखी से सांस रुकता महसूस होता था। उन दिनों हमारे घर फ़ोन ना था और मोबाइल फ़ोन अनका थे। एक रोज़ मैंने उसको गली से गुजरते देखा तो दौड़कर गली में चलती गई और उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर खड़ी हो गई। तब वो मजबूरन मेरी तरफ आया। कहने लगा कि गली में मेरे पीछे इस तरह मत निकला करो। क्यों अपनी रुसवाई के सामान करती हो? अपना और मेरा नहीं तो अपने वालिद का ख्याल करो। तुम नाराज जो हो इसलिए। मैं लकड़ी वाली सीढ़ी से छत पर इसी वक्त आ सकती हूँ जब घर में कोई न हो। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? तो फिर मेरे घर के जीने से आया करो। मेरी माँ अंदर होती है, वो सहन में नहीं बैठती। मैं इशारा करूँ तो अपने घर से मेरे दरवाजे और फिर जीने पे आ जाना और ऊपर छत पर चली जाना। जब तक ऊपर ना पहुँच जाओगी तो मैं अपने सहन में पहरा दूंगा और इसी तरह ही वापस घर जा सकती हूँ। घर से जो गैर हाजिर हो जाऊंगी तो अम्मी आवाज़ें देने लगती हैं। यूं भी तुम छत पर रुकती ही कितनी देर हो, 2-4 मिनट। इतने वो तुमको कमरों में देखेंगी। तुम डेवड़ी से अंदर पहुंच चुकी होगी। अब वो मौका की ताक में रहता कि इसके घर वाले कहीं जाएं तो वो मुझे आने का इशारा करे। मैं भी आंगन में ही मुंडलाती रहती। एक रोज़ मैं अपना सहन धो रही थी कि वो आ गया। उसके घर वाले कहीं गए हुए थे। उसने हौले से हमारा दरवाज़ा बजाया। फिर जीने पर आहट हुई। मैं समझ गई। मैंने छोटी बहन से कहा कि सामने खाला के घर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। ये कहकर दरवाजे से निकलकर इकबाल के घर के दरवाजे में घुस गई। दहलीज के पास ही उनका जीना शुरू होता था। फौरन चढ़ गई और झुकी झुकी दबे पांव ऊपर चढ़ती गई। जो ही छत पर पहुंची वो भी आ गया। हम बहुत दिनों बाद मिले थे। मैं बहुत जज्बाती हो रही थी। एहतियात के बावजूद झज्जे को बलाए ताक रख दिया। वो तो फिर लड़का था
बस क्या, क्यों इंसान अपनी ही नादानी के हाथों मार खाता है। उस रोज़ के बाद से मैं इकबाल के पीछे पड़ गई कि फौरन मुझसे शादी का बंदोबस्त करो। खुदा जाने तुम्हारी आपा लंदन से कब आएंगी, क्या खबर उनसे हमारा मसला हल हो न हो। तुमको खुद अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए। बात करके तो देखो। नबीला, जिस कदर मैं अपने घर के मामलात को समझता हूँ तुम नहीं समझती। तुमसे कहा था ना कि बेसब्री मत होना, मगर तुम फिर वही कर रही हो जिसका नतीजा अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे घर से जीना तय करके छत पर नहीं आऊंगी। आना है तुम ही को अब मुझसे मिलने, तो मेरे ही घर आना होगा। वो बोला, ये कैसे हो सकता है। अम्मी, अब्बू और छोटा भाई किसी अजीज की शादी में रावलपिंडी जा रहे हैं। वो हफ्ता 10 दिन चचा जान के घर रहेंगे। मेरी दोनों बहनें स्कूल की वजह से नहीं जा रही हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं। और जफर, वो तो सुबह कॉलेज चला जाता है। सुबह से दोपहर तक मैं घर में अकेली रहूंगी। वो मेरे घर आने को फिर भी आमादा ना था, मगर मैंने इसरार किया तो मान गया। कहने लगा, तुम्हारी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी कहीं हमको बर्बाद न कर दे। जिस रोज़ मेरे वालिदैन लाल कुर्ती रवाना हुए, मैंने दीवार पर गेंद मारी, वो आ गया। अभी हम बातों में मसरूफ़ थे कि अब्बा जान भी उसी वक्त आ गए। वो अपना ब्रीफ केस भूल गए थे, वही लेने आए थे। इन्हें सामने देखकर हमारे हवास जाते रहे। वो गुस्से में कहने लगे, इकबाल, तुम हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ आकर मेरी बेटी से बातें करने की जुर्रत कैसे हुई, वो भी मेरे घर में? मैं अब तुम दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। मैंने रोकर कहा, अबू जफर का पूछने आए थे, पहले कभी नहीं आए। जफर का बाहर से भी पूछा जा सकता था। मेरी आंखों में धूल मत झोंको, मैंने ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। एक सूरत में इकबाल माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम सचमुच बता दो, क्योंकि मोहल्ले में सभी तुम लोगों को इज्जतदार समझते हैं और लोग तुम्हारी भी इज्जत करते हैं। सच नहीं बताया तो मेरे हाथों अपनी बेइज्जती कराओगे। उसने कहा, अंकल आप सही कहते हैं, सच बोलना ही ठीक रहता है। मैं गली से गुजर रहा था, नबीला ने ही मुझे आवाज़ देकर बुलाया है। उसने क्या कहकर तुमको बुलाया कि तुम अंदर चले आओ? उसने कहा कि हमारे यहाँ कोई पत्थर मार रहा है, ज़रा आकर देखो और इनको मना करो। आंगन में चंद छोटे छोटे संगरेजे कोने में रखे थे, जो मेरी तरफ इस वक्त सीने से उछालता था जब मैं उसकी तरफ नहीं देखती थी। अब्बू ने कहा, ये पत्थर नहीं कंकर हैं। खैर जो भी हैं, मैं खुद इनकी खोज लगा लूँगा। तुमको इस बात के लिए मेरे घर में कदम धरने की इजाज़त नहीं है जब सिर्फ नबीला हो और कोई घर में मौजूद ना हो। मेरे वालिद शरीफ आदमी थे, इनको अपनी इज्जत का भी ख्याल था, बात को समझ चुके थे। फिर भी इकबाल को मजीद बुरा भला ना कहा। बोले, बस अब तुम चले जाओ और दोबारा इधर का रुख मत करना। मेरे घर के दरवाजे की तरफ भी निगाह उठाकर ना देखना। उस रोज़ तो वो शादी में जाने को चले गए कि अम्मी और बच्चे अड्डे पर बैठे थे, मगर वो बामुश्किल वहाँ 3 दिन रुके। मगर पैगाम खाला को दे गए कि जफर को कहना, जब तक हम शादी से लौट कर नहीं आ जाते वो कॉलेज ना जाए, बल्कि घर पर ही रहे। वालिद साहब जब रावलपिंडी से वापस आए, वो इकबाल के वालिद से मिले और उनको बताया, मेरी गैर मौजूदगी में इकबाल घर में आया था, जबकि बेटी मेरी घर में तन्हा थी। आप शरीफ लोग हैं और आप भी जानते हैं कि जब कोई खातून या खवातीन घर में तन्हा हों तो गैर मर्द, चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, दरवाजे से लौट जाते हैं। गरज उन्होंने कुछ इस तरह दुखी होकर इकबाल के वालिद से ये वाक़या बयान किया कि वो बेचारे रोने लगे। बेटे की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि इकबाल अब आपको गली में भी नज़र नहीं आएगा। उन्होंने जैसा कहा वही कर दिखाया। उन्होंने इकबाल को इस कदर बुरा भला कहा कि वो खुदकुशी पर आमादा हो गया। तब उसके बड़े भाई ने उसको संभाला और लंदन जाने के
इंतज़ाम होने लगे। भाई की शादी पर उसकी आपा आ गई और उसको लंदन साथ ले गई। उन दिनों बरतानिया जाना इस कदर टेढ़ी खीर ना था। जाने वो किस हाल में, किस दिल से जाने पर राजी हुआ था, मैं नहीं जानती थी, क्योंकि अब्बा ने मुझ पर सख्त पहरा बिठा रखा था। मैं उससे मिलने का तसव्वुर भी ना कर सकती थी। इसके बाद इकबाल के वालिद और मेरे अबू के दरमियान क्या तय हुआ कि वालिद साहब ने जल्द ही मेरी शादी मेरी फुफ्फो के बेटे से तय करा दी। मैं ब्याह कर वहाँ चली गई और रुखसती के समय जीने को देखकर हाथ मलती रह गई। इस वक्त जब शादी के घर में कान पड़ी, आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। इस शोर होगा में इकबाल का ये फिक्रा जहन में गूंज रहा था, देखो नबीला, खुदा के लिए जल्दी मत करना, वरना उम्र भर का पछतावा झोली में भर लोगी। उसने सच कहा था। जल्दी मैंने की और उम्र भर का पछतावा झोली में भर कर आज खाली खाली दिल के साथ जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। सच है, जो परदेश जाते हैं जल्दी नहीं लौटते। मैंने बहुत बेदिली से शादीशुदा जिंदगी को कबूल किया था, फिर बच्चे हो गए और जैसी तैसी जिंदगी गुजरने लगी। जब मैके जाती, पड़ोस के जीने के करीब खड़ी होती तो आहट सुनाई देती, जैसे इकबाल छत पर जा रहा हो, मगर ये मेरा वहमा था, वहाँ कोई न होता। मेरी शादी के 3 साल बाद एक रोज़ जब मैके गई, सुना कि इकबाल लंदन से आया हुआ है। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, उसकी वालदा बीमार थी, अम्मी अयादत को गई, मैं भी साथ हो ली। मैंने उसको सलाम किया, अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश की, मगर उसने जवाब ना दिया और अजनबी सा मेरे पास से गुजर कर बह चला गया, जैसे ख्वाबों में भी हमारी कभी मुलाकात न हुई हो। तब मैं बहुत आज़रदा होकर घर लौट गई। उसके बाद उन लोगों का अपना घर बन गया और वो हमारे पड़ोस से चले गए। आज मैं सोचती हूँ कि आधे रास्ते की मुसाफिर में थी, या हम दोनों ही आधे रास्ते के मुसाफिर थे। इस सवाल का जवाब